बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड में से कैश डिस्काउंट का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले आपने अपने रेवेन्यू को फुल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर देना है। ये जर्नल एंट्री आपने उस टाइम पर रिकॉर्ड करनी है जब आप लोगों ने गुड्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर करनी है, हैंड ओवर करनी है। सेल्स ट्रांजैक्शन के टाइम पर अपनी सेल्स कितनी अमाउंट की रिकॉर्ड करनी है, तो हमने कहा कि आपने फुल अमाउंट की रिकॉर्ड कर देनी है। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशंस हो कि आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा, तो आप लोगों ने फुल अमाउंट पे कर देना है। अब बेटा, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो वो डिस्काउंट को अवेल करेगा या डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। सपोज वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चला जाता है, डिस्काउंट को अवेल नहीं करता, तो आपने फुल अमाउंट से उसको अपना रिसीवेबल बनाया हुआ था, वो आपको फुल अमाउंट ही पे कर देगा। तो किसी किस्म की कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बरक्स भी तो हो सकता है कि वो कोई हमारा गुलाम थोड़ी है कि हमारे मुताबिक ही सोचे। उसने देखा कि नहीं यार, डिस्काउंट में ज्यादा बचत है, अच्छा खासा डिस्काउंट है, क्यों ना मैं डिस्काउंट को अवेल कर लूं, और वो डिस्काउंट को अवेल कर गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को जाके रिवर्स करो या ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को फिर डिस्काउंटेड अमाउंट पे लिखो। अब ऐसा नहीं करना। आपने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अपना सेल, अपनी जो सेल्स है वो फुल अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर दी थी, उसको अब एज इट इज रहने दो। अब सिर्फ क्या करना है कि अपने रिसीवेबल से आपने जो अमाउंट रिसीव की, जैसे कल वाली एग्जांपल में हम लोग 500 ले रहे थे और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट था, तो अब वो आपको 500 तो नहीं पे करेगा, अब वो आपको पे करेगा 450। तो आप लोगों ने अपने पास बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है उतनी अमाउंट के साथ जितनी आप रिसीव करें। भाई आपकी बैंक को क्या पता कि आपने कितने की चीजें बेची हैं? बैंक अकाउंट को क्या इल्म कि भाई मेरे पास 500 आना था, 450 आया? कि बैंक को इल्म है? तो भाई बैंक को तो जितने का चेक डिपॉजिट करवाएंगे आप लोग, बैंक ने उतने से डेबिट हो जाना है, अपने आप को उतनी अमाउंट से बैंक ने इंक्रीज कर लेना है। बैंक है चाहे कैश है, आपने इसको डेबिट कर देना है जो अमाउंट आपने रिसीव की। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि भाई रिसीवेबल्स को क्रेडिट 450 से नहीं करना, क्योंकि ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, उस सारे को आपने जाके कैंसिल करना है। तो रिसीवेबल आपने रिकॉर्ड किया हुआ था 500 से, तो क्रेडिट भी 500 से करना। अब ये जो डिफरेंस है ना 50 रुपीज का, यही 50 ही तो आपने उसको डिस्काउंट दिया है, तो यहां पर जाकर आपने इसे डिस्काउंट के नाम पे लिख देना है। और यहां पर लिखा तो ये कौन सा डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप सेपरेटली डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट नहीं बना रहे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने रेवेन्यू को, अपनी सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं। बेसिकली आपकी सेल्स को कम करना होता है कि जो आपने पहले 500 की रिकॉर्ड की है वो बेसिकली 500 की नहीं है, वो 450 रुपए की। अब वो कैसी होंगी? पहले वो 500 से क्रेडिट हुई पड़ी थी, अब आपने 50 से डेबिट कर दी, तो अब वो 450 से क्रेडिट रह जाएंगी हमारे पास। फिर दूसरी बात क्या, कि अगर आपने सेल्स को 500 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो बाद में जाके डिस्काउंट अलाउड ने अपनी अमाउंट के साथ उसको डिडक्ट करना है, माइनस करेगा, तो जो डिडक्टेड सेल्स होंगी वो हम लोग जाके रिकॉर्ड क्या करेंगे। ये बात क्लियर? दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि भाई आपने अपने रेवेन्यू को रिड्यूस्ड अमाउंट पर ही रिकॉर्ड कर देना है इनिशियली। अगर आपको ये लगे कि आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, जल्दी पे कर देगा और डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, तो आप ये देखिए 500 रुपए की चीज है, आप उसे 550 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसने आपको 450 रुपीज पे करने हैं, और आपको भी यही लग रहा है कि भाई डिस्काउंट को अवेल करेगा, 450 रुपीज पे करेगा, 500 रुपए मुझे नहीं देने वाला। तो क्या आपका रेवेन्यू 500 रुपए का है? तो जब आपको ये एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि इसने डिस्काउंट को ही अवेल करना है, तो कहती हैं यार बाद में भी तो जाके आपने अपने रेवेन्यू को कम करना ही है। ये देखो डिस्काउंट अलाउड, ये जो आप लोगों ने सेल्स को डेबिट किया था,
तो बेसिकली तो अपना रेवेन्यू कम करना था ना, तो कहते हैं आप स्टार्ट में ही अपने रेवेन्यू को रिड्यूस्ड अमाउंट के साथ लिखो, जितनी अमाउंट आप अपने रिसीवेबल से लेने वाले हो उतनी अमाउंट से जाके लिखो। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या बन जानी है इधर, रिसीवेबल टू सेल्स। अब देखें 500 रुपए की चीजें थी जो मैंने उसको सेल्स की, साथ में मैंने उसे कहा कि अगर तुमने मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। और मुझे कस्टमर को देख के या उसकी पास्ट हिस्ट्री से पता चल गया कि भाई अब तक मैं इसको जब भी डिस्काउंट देता था ये डिस्काउंट अवेल करता है, तो इस मतलब भी डिस्काउंट अवेल करेगा। तो कहा गया है कि अब ये फुल अमाउंट के साथ रिकॉर्ड ना करो, जितनी अमाउंट अब उसने आपको देनी है आप उतनी अमाउंट से रिकॉर्ड करो। तो अब वो मुझे कितनी अमाउंट देगा, तो कहते हैं आप रिसीवेबल को 450 से रिकॉर्ड करो और जितना तुम्हारा रिसीवेबल है अपनी सेल्स को भी उस अमाउंट से रिकॉर्ड करो। ऑलराइट। अच्छा, अब बारी आती है पेमेंट की, और आपका कस्टमर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरा और डिस्काउंट को अवेल कर गया। जब वो डिस्काउंट को अवेल करेगा तो आपको कितने रुपीस देगा, तो आपने बैंक को जाके डेबिट कर देना है 450 से, और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देना है, और आपने इसको डेबिट भी 450 से ही किया था, कोई मसला ही नहीं है। जितने से आपने उसको रिसीवेबल अपना बनाया था उसने आपको उतनी ही अमाउंट आकर पे कर दी, तो 450 से अपना रिसीवेबल खत्म कर दो। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर। नेक्स्ट, अब उसने इस मर्तबा आपसे डिस्काउंट नहीं लिया और वो चला गया लॉन्गर क्रेडिट पीरियड के ऊपर, तो लाजमी बात है अब मुझे 450 तो नहीं पे करने वाला, अब फुल अमाउंट पे करेगा। अब जब फुल अमाउंट पे करेगा ना तो आपने इसके सामने रोना नहीं शुरू कर देना, ये क्या बात हुई यार, इसमें मतलब मैंने तो लिखा था कि तुम डिस्काउंट ले जाओगे, तुमने फिर फुल अमाउंट पे कर दी, अब मैं अपनी अकाउंटिंग को छेड़ूं। तो छेड़ दो अकाउंटिंग को, कौन सी लड़की है ये, उसको ना छेड़ो लेकिन अकाउंटिंग को तो छेड़ो ना। आप आओ, जो चीजें यहाँ अकाउंटिंग को जितना छेड़ोगे ना ये उतना आपके पास आएगी। ओके, तो कोई बात नहीं, छेड़ लो इसको, ये आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हर चीज को भी नहीं छेड़ते, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब कितनी अमाउंट पे करेगा, अब उसने आपको अर्ली पेमेंट नहीं की 500, तो भाई जो आ रहे हैं बैंक को दे दो, भाई ये लो अपने 500 रुपए संभालो, डेबिट करो जितने आए हैं, बैंक या कैश अकाउंट। लेकिन अब यहां पर वो आपका रिसीवेबल कितनी अमाउंट से था, तो यहां पर 500 नहीं लिखना, यहां पर वही लिखना है जो आपने इनिशियली इसको रिकॉर्ड किया था। देखो 450 से डेबिट किया, 450 से ही क्रेडिट हो गया, तो दोनों साइड इक्वल ना हो गए, कैंसिल हो गए, 500 नहीं कर देना। अगर यहाँ पे 500 किया इट मींस दैट भाई रुक जा, 50 रुपए मुझसे लेता जा, तो क्या दोगे उसे 50 रुपए, तो इस वजह से 500 नहीं लिख देना। अगर यहाँ पे 500 लिखा ना इसका मतलब ये है कि यार तुमने मेरे 450 रुपए देने थे और तुम मुझे 500 रुपए देके जा रहे हो, रुको 50 रुपए मुझसे वापसी लेकर जाओ। तो इस वजह से जो डेबिट किया था उसी अमाउंट से ही इसको क्रेडिट कर दो। लेकिन जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आया अभी, तो अब देखो शॉर्टफॉल कहां पे नजर आ रहे हैं, शॉर्टफॉल कहां पे नजर, बैंक तो एक्सीड कर चुका है ना क्रेडिट साइड पर, कितनी अमाउंट का, तो यहां पर 50 आ जाएगा। क्या ये तुमने डिस्काउंट दिया है उसको, तो डिस्काउंट नहीं आएगा इधर। यहां पर क्या है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो चीजें आपने 500 रुपए में सेल की हैं उसके अगेंस्ट 500 रुपए आपने लिए, लेकिन सेल्स की रिकॉर्डिंग 450 की हुई है आपने। ऐसा नहीं है जैसे आपने अपनी सेल्स को अंडरस्टेट किया हुआ है, कम करके लिखा हुआ है, सेल्स कम है ना तो बढ़ा दो सेल्स को। 450 से पहले रिकॉर्ड थी, जब तक उसके अगेंस्ट मुझे पैसे 500 मिले तो मैंने 50 रुपए की मजीद रिकॉर्ड कर दी, तो टोटल वो कितने की हो गई, 500 रुपए की हो गई है। ऑल राइट। अच्छा, अब जरा आकर इसकी थ्योरी को पढ़ो। कहते रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर रिड्यूस्ड नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट इफ द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, कहते हैं कस्टमर पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड द नेट अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड ऑलरेडी। जो अमाउंट ड्यू थी
वही अमाउंट ही वो आपको पे करेगा। लेकिन अगर a customer does not purely as expected, treat the additional amount। अब देखो, उसने मुझे फुल अमाउंट पे की, देने कितने थे, मैंने रिकॉर्ड कितना किया था उसको 450, उसने पे कितने किए 500, कितनी एडिशनल अमाउंट है, तो कहते हैं उस एडिशनल अमाउंट को अपना रेवेन्यू कंसीडर करो। एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम द ओरिजिनल सेल्स ट्रांजैक्शन। तो यहां पर आके सेल्स लिख दो। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये स्टोरी क्लियर है? एग्जांपल नंबर 2 आपकी होम असाइनमेंट है। या आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन देखे बगैर इसको सॉल्व करके आना है, और इसी तरह से जर्नल एंट्रीज बनानी है आप लोगों ने। चारों सिचुएशंस इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, चारों सिचुएशंस को अलग अलग डील करना है। सिचुएशन बी का ए से कोई ताल्लुक नहीं है, सी का ए बी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलराइट? हाँ, ये जो ऊपर वाला पैसेज है ना, वो ये सब के लिए है हमारे पास। नेक्स्ट, डिसऑनर चेक यहां से हो गया था हमारे पास। अकाउंटिंग फॉर परचेजेस में हम लोग गए, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में ट्रेड डिस्काउंट कर चुके थे, और कैश डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट हम लोगों ने अभी करना है। एक मतलब अगर इसको रीड करना, क्या आपको समझ आता है? अच्छा बेटा, अब हम लोग कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट की बात करेंगे परचेजेस के केसेस में। मतलब अब हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया, तो हमने अपनी परचेजेस की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? यहां पर बिल्कुल वैसे ही कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो तो होगा एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर। अगर उस टाइम पर अमाउंट में हम लोग कोई बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो उस बार्गेनिंग को, उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट की किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, अब बात आ जाती है कि भाई मैंने परचेजेस की 500 रुपए की, मैंने परचेजेस की 500 रुपए की, और मेरे सप्लायर ने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम 10 दिन में पे कर दोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा, अदरवाइज विद इन 30 डेज तुमने मुझे फुल पेमेंट करनी है। क्या आपको एग्जांपल समझ आ गई है सब बच्चों? अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई आपने डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं करना। अब तो बात आप पर है ना। पहले जो बात होती थी वो आपके कस्टमर पर होती थी, और आपने एक एक्सपेक्टेशंस होती थी। अपना पता होता है कि भाई मैंने फुल अमाउंट देनी है, डिस्काउंटेड अमाउंट देनी है, या देनी ही नहीं है, क्या इरादे हैं, क्या नियत है हमारी, तो अपने बारे में पता होता है। अकाउंटिंग ने कहा कि भाई जब पैसे दोगे ना, तब देखा जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि भाई डिस्काउंट ले रहे हो, डिस्काउंट नहीं ले रहे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी नियत क्या है, हम उस टाइम पे देखेंगे जब तुम पेमेंट करोगे। इसीलिए अपनी परचेजेस को और अपने पेएबल को हमेशा फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करो इनिशियली। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने डिस्काउंट को अवेल करना है या मैंने डिस्काउंट को अवेल नहीं करना। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, इनिशियली आप लोगों ने अपने पेएबल्स को और परचेजेस को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो ये बात तो वैसे ही खत्म हो गई कि डिस्काउंट को अवेल करूं ना करूं कैसा है। तो हम लोग जाएंगे और रिकॉर्ड कर देंगे परचेजेस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 5। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है? जितने की गुड्स परचेज की हैं, चाहे आपका सप्लायर डिस्काउंट ऑफर्स कर रहा है नहीं कर रहा, चाहे आपकी नियत उस डिस्काउंट को अवेल करने की है या नहीं है, आपने जो अपनी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी है हमेशा फुल अमाउंट के साथ जाके करनी है। आपने फुल अमाउंट के साथ जाके रिकॉर्ड कर दी। अब क्या हुआ कि आप 10 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? आफ्टर 10 डेज पेमेंट करने जा रहे हो तो कितनी अमाउंट पे करोगे? तो जाओ 500 पे कर दो, और क्या लिखोगे, एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? पेबल्स 500, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 से। ये बात क्लियर हो गई?
ये फर्स्ट सिचुएशन थी, आई होप के समझ भी आ गई होगी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट अवेल कर गए तो क्या आप लोग 500 रुपए पे करोगे? कितनी अमाउंट पे करोगे? अब ये देखो, देखो सिंपल सी चीजों को लेके चलोगे ना, ये सारी बातें आपको याद रह जानी है। अब देखो, जितनी अमाउंट पे कर रहे हो वो क्रेडिट कर दो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितने से? 450 से क्रेडिट कर दो। अब पेबल्स को जाके डेबिट करो, कितनी अमाउंट से? 500 फुल अमाउंट से, 450 से नहीं। अगर मैंने 450 से किया ना, इसका मतलब ये है कि यार मैंने तेरे 500 रुपए देने थे, उसमें से 450 रुपए दे दिए हैं, अभी भी 50 रुपए बाकी हैं, मैं तुम्हें दूंगा, दोगे क्या बाद में? तो इसीलिए फुल अमाउंट के साथ जाकर इसको डेबिट कर दो 500 के साथ। अब देखो 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, कौन सी साइड पर? तो अब देखो सिंपल सा होता है जनरल एंट्री भाई, जिस साइड पर डिफरेंस आ रहा है उस साइड पे जाके रिकॉर्ड कर दो। अब बात ये आती है कि इसके सामने क्या लिखे। अब इसके सामने ये देखो, ये आप 50 रुपए कम क्यों दे रहे हैं, तो लिखो ना इधर डिस्काउंट। लेकिन अब ये क्रेडिट साइड पर है, ये तो ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, आपके सप्लायर ने दिया है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड बन जाएगा। क्लियर? या फिर आप नहीं देखें, बात सुने, आपने अपनी परचेजेस को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ था, जबकि आपने उसके लिए पेमेंट कितनी की? तो ऐसा नहीं है जैसे अपनी परचेजेस को ओवरस्टेट किया हुआ है, तो जाओ अपनी परचेजेस को कम कर दो। पर नहीं, रिटर्न नहीं, ये गुड्स तो हमने कोई परचेज रिटर्न उस टाइम पे आता है जब गुड्स रिटर्न की जाए। ये तो परचेजेस ही 450 की लिखनी थी, जो मैंने 500 की लिख दी है, तो परचेजेस को ही जाकर क्रेडिट कर दो। ऑल राइट, तो ये दो ऑप्शंस हैं कि या तो डिस्काउंट रिसीव्ड किया अकाउंट बना लो और उसको क्रेडिट करो, या फिर अपनी परचेजेस को क्रेडिट कर दो। अब जरा इसको पढ़ो, अब समझ आ जानी है। कहते हैं settlement discount might be offered by a supplier to pursue early payment. For example, a cash discount of 4% may be offered to a supplier if the business pays within that, otherwise full amount will be paid within 30 days as per normal credit terms. अच्छा, कैसे लिखा जाएगा इसको? ये बात याद है ना सब बच्चों को कि क्रेडिट टर्म्स इस तरह से लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखें, द परचेज एंड रिलेटेड लाइबिलिटी, मतलब ऑन क्रेडिट है हमारे पास, परचेजेस और लाइबिलिटी जो आपका ट्रेड पेबल है, और यूजुअली रिकॉर्डेड एट, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि डिस्काउंट को अवेल करना है नहीं करना, सप्लायर ने दिया है या नहीं। आपने इनिशियली अपनी परचेजेस को और ट्रेड पेबल को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। दिस इज इन लाइन विथ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये है अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट, आप इसको जरा हाईलाइट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर ही हमारी ये जो अकाउंटिंग है ना, इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम इतना सब कुछ कर रहे होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ना होता ना, तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये वैसे हम लोगों ने देखना है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, लेकिन अभी के लिए आपने इतनी बात याद रखनी है कि कहते हैं विच रिक्वायर्स दैट। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का ये एक पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, और वो क्या है कि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड। अब इसने ना इसका सेकंड पार्ट लिखा है, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारे पास है इनकम, इसी के साथ बल्कि लिख लें, आपको पूरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पता हो। इनकम एंड, अब देखो एक्सपेंसेस के उलट में क्या आएगा? इनकम। लायबिलिटीज के उलट में क्या आएगा? एसेट्स। मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड के उलट में क्या आएगा? ओवरस्टेटेड। ऑलराइट, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए चार चीजें होती हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में, बेसिकली तो 5 एलिमेंट्स थे ना, उसमें आप लोगों ने इक्विटी का पोर्शन भी शामिल कर लिया था, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। कैपिटल को उसने जरा साइड पे रखा, बाकी रह गई 4 चीजें। कौन कौन सी? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, ये 4 चीजें रह गई हैं।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता रहता है कि आप लोगों ने अपनी इनकम को और अपने एसेट्स को ओवरस्टेट करके नहीं बताना। क्या मतलब कि भाई घर में आपके रिश्ते वाले आए, कमाते हो 20,000 रुपए, बताया अंकल जी मैं 2 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ, तो कहते हैं नहीं, जो कमाते हो वही बताओ। ऑल राइट, अब ये बात इस तरह तुम्हें याद रह जाएगी कि इनकम के साथ क्या करना है, ओवरस्टेट करनी है या अंडरस्टेट करनी है। ये बताने का मकसद ये होता है कि आपने ना इन वर्ड से, इन स्टोरीज से ना असल में कॉन्सेप्ट याद रखना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे में भूल जाता है, यार पता नहीं एक्सपेंसेस को क्या करना था, ओवरस्टेट करूं या अंडरस्टेट करूं। इसी तरह से अब अगर बात करूं एसिड्स की, भाई आपके पास एक गाड़ी है 20 लाख रुपए की, आपका एसिड है 50 लाख रुपए की, ना बताओ, जितने की है उतने की बताओ, बढ़ा के ना बताओ। अब देखो आपकी शान किस चीज में है, मतलब आप वैसे सोचो किस चीज में शान है कि गाड़ी आपकी 20 लाख रुपए की है, लेकिन आप दोस्तों को बता रहे हैं यार मैंने 10 लाख रुपए की है, इसमें आपको अच्छा लगेगा ये गाड़ी 20 लाख रुपए की है, दोस्तों को बता रहे हैं यार ये 50 लाख रुपए की है, तो कहते हैं नहीं बताना। ऑल राइट, इसी तरह इनकम के लिए, क्या किसी को कम इनकम बनाते बताते हुए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो पता है अकाउंटिंग को कि कम तो तुम बताओगे नहीं, तो अकाउंटिंग ने कहा ज्यादा भी ना बताना, ओवरस्टेट नहीं करना। ये बात क्लियर हो गई? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये 4 बातें हैं, एसेट्स एंड इनकम मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि भाई एक्सपेंसिव। अब भाई अब खुद सोचो यहां पर आपके एक्सपेंस, सपोज कि आप गए शर्ट परचेज करके आ गए 2,000 रुपए की, घर आए अम्मी ने पूछा तो कितने की लाए हो ये लंडे की शर्ट, आपने कह दिया ना 2,000 रुपए की, जूते अभी साथ में पड़े, ऐसे ही है ना, कहते हैं 500 रुपए, कहते हो भाई अंडरस्टेट भी ना करना एक्सपेंसेस को, अपनी एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट ना करना। दूसरा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले यार तुझ पे कर्ज है, आप उसको बताओगे कि यार मेरे ऊपर कर्ज है, आपसे क्या कहोगे? और नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ 5-7 बैंक के 10-12 करोड़ देने हैं, इसके अलावा मतलब कम करके बताने की कोशिश करोगे या कहोगे मेरे ऊपर नहीं है लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग ने कहा नहीं भाई नहीं, गलत बात, अंडरस्टेट नहीं करना तुमने लायबिलिटीज को। ऑलराइट, क्यों? उसे पता है कि ओवरस्टेट तुम करने वाले नहीं हो। क्या किसी को ये बताते हुए चले क्यों यार मेरे ऊपर तो पहले से 20-25 करोड़ रुपए का कर्ज है, क्या ये बताते हुए मतलब तुम्हारी शान बढ़ जाएगी? नहीं, उन्हें पता था तुमने ये तो करना नहीं है, तो कहा है कि कम भी ना करना। ऑलराइट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो बातें थी जिससे मतलब एक क्लू, एक ट्रिक्स मिलती है कि हमने वहां पे बैठ के कैसे सोचना है इन चीजों को। जी, expenses and liabilities must not be understated, assets and income must not be overstated, then the purchases will purchaser, खरीदने वाला मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे। पहले डिस्काउंट अलाउड में कस्टमर ने डिसाइड करना था, यहां पर हम लोग अब डिसाइड करेंगे, विल डिसाइड whether or not to take advantages of certain discount considering this cash flow, his cash flow position। भाई पैसे होंगे तो डिस्काउंट लूंगा, 10 दिन में पैसे ही नहीं आया तो क्या मैंने क्या करना है उस डिस्काउंट का? मैं फिर लॉन्गर क्रेडिट पीरियड के ऊपर चला जाऊंगा कि भाई फुल अमाउंट पे कर दूंगा, लेकिन अभी 20 दिन तो है ना मेरे पास पे करने के लिए। द सब्सीक्वेंट ट्रीटमेंट इज एज फॉलो। अब इसमें से 2 ही ट्रीटमेंट है कि आपने पहली बात क्या थी कि फुल कॉस्ट ऑफ द गुड्स, अपनी परचेजेस और अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर देना है। अब क्या हुआ, इफ advantage of settlement discount is not in, gross amount is payable to supplier as already recorded, ये मैंने एंट्री उसकी लिख दी थी ये वाली, ये फर्स्ट सिचुएशन। फिर दूसरी सिचुएशन, इफ एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट इज द डिफरेंशियल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन ऑफ, ये जो आपने फुल कॉस्ट ऑफ परचेजेस लिखी थी, कहते हैं इनको रिड्यूस कर दो। देखो मैंने 500 रुपए से रिकॉर्ड किया था, कहते हैं इसको रिड्यूस कर दो, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड को जाकर क्रेडिट कर दो। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया कि ये जो डिफरेंस आया था ना 50 रुपीज का,
ये या तो डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पर लिखो या फिर परचेजेस को क्रेडिट कर दो। नेक्स्ट देखें फॉलोइंग एग्जांपल, ये तो फिर आप लोग खुद करेंगे, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। ये एग्जांपल नंबर 2 की तरह ही है, सिर्फ ये है कि वहां पर एक मरतबा कस्टमर के लिए आपने एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है और दोबारा आप लोग ने परचेजर के लिए रिकॉर्ड करनी है। तो फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन्स about scenario related to cash discount received from supplier। ये the discount received, अच्छा, the discount received is netted off against the cost of purchase of inventory। और ये वैसे हमारा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 IS2 इन्वेंट्री। इसके कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर तुम लोगों ने यहां पर परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया, यहां पर आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, परचेजेस कितने की, यहां पर क्या रिकॉर्ड किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का। कहता है जब बाद में आप लोग अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करने लगोगे उस टाइम पर आपने अपनी परचेजेस में से डिस्काउंट रिसीव्ड को माइनस कर देना है, नेटेड ऑफ। तो जो नेट अमाउंट आए अपनी परचेजेस ये वाली बताना, इसका ये मतलब है। ओके, अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के साथ भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था कि नेट ऑफ किया जाता है बाद में, जब फाइनलाइज करने लगते हैं तो सेल्स में से हम लोग माइनस कर दिया करते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये बात याद रखना कि डिस्काउंट अलाउड सेल्स में से माइनस होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी परचेजेस में से माइनस हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा बेटा, इसके बाद कॉन्ट्रा सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर दी थी और ये चीजें, ये जो आपको एग्जांपल नजर आ रही है ना, ये वही बुक्स ऑफ प्राइमरीज हैं जो आप लोग फर्स्ट लेक्चर में ही बना चुके थे। एग्जांपल नंबर 1, ये उनके सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर उसने बात की परचेज डे बुक की एंड परचेजेस रिटर्न डे बुक की, तो ये हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही बनाई हुई थी, ये वही बनी हुई है हमारे पास। अब हमारे पास आती है अकाउंटिंग फॉर कैश, जो आप लोगों ने कैश बुक पढ़ा था, तो ये कैश बुक के हवाले से यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ये हमारे पास कैश बुक को सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम वैसे मैं आप लोगों को बता चुका था, और बिजनेस की हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। बल्कि इसमें अब समझाने वाली देखें कोई बात नहीं है। अकाउंटिंग फॉर कैश में मतलब ये है कि आपने एक कैश बुक बनानी है। कैश बुक की ना 2 साइड्स होनी है, एक को कहना है आप लोगों ने रिसीट साइड और दूसरी को कहना है आप लोगों ने पेमेंट साइड। और इसको देखें, कैश बुक हैज 2 साइड्स फॉर रिसीट्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग डेबिट साइड भी कह देंगे, और दूसरी होती है साइड फॉर पेमेंट, और इसको हम लोग क्रेडिट साइड भी कहते रहते हैं। वैसे कैश बुक में रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड यूज करते हैं, लेकिन आप लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं। बोथ साइड्स हैव अ नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये डिपेंड कर रहा होता है बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर कि सिंगल कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो इसलिए उसने कहा कि नंबर ऑफ कॉलम, so that cash receipts and payment can be analyzed to make it easier to construct journals for double entry। तो बस पढ़ लिया, it's okay, move to next। okay, अब देखो, business can analyze the amounts received and paid in any way it chooses। हमारे पास जो कैश बुक की टाइप्स हैं, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि अक्सर, अब देखें कैश बुक की जो टाइप्स हैं बेसिक वो कितनी हैं। अब एमसीक्यूज में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चों को लगता है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो वो 3 को टिक करके आ जाते हैं, जबकि द फोर्थ वन इज पैटी कैश बुक। तो बेसिकली कैश बुक की 4 टाइप्स हैं हमारे पास। तो आपसे ये बात पूछ ले तो आपने उसे 4 टाइप्स ही बतानी है। फिर हमारे पास आ जाती है सिंगल कॉलम। अब इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दी थी कि अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसमें होती ही सारी कैश ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो आपको क्या बैंक का कॉलम बनाने की जरूरत है। तो इन केस अब अगर वो डिस्काउंट्स वगैरह देता भी है ना, तो डिस्काउंट जर्नल में डाल देना, लेकिन कैश बुक सिंगल कॉलम बना देना आप लोग। तो ये देखो, ये आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक आ गया। ये सिंगल कॉलम कैश का भी हो सकता है और ये सिंगल कॉलम बैंक का भी हो सकता है कि वो कैश में अमाउंट रिसीव ही नहीं करता,
वो उसकी अमाउंट जाती ही सारी की सारी बैंक अकाउंट्स में है, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं, तो आप लोग ये बैंक का कॉलम बना लोगे, लेकिन सिंगल कॉलम आपके पास आएगा। फिर टू कॉलम के कुछ बिजनेसेस ऐसे होते रहते हैं जो कैश और बैंक दोनों के साथ एट अ टाइम डील कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो कैश बुक बनानी है वो टू कॉलम बनानी है। ये देखिए आपके सामने आ गई टू कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पर अमाउंट्स के दो कॉलम रखने हैं, रिसिप्ट साइड पर भी दो कॉलम और पेमेंट साइड पर भी दो कॉलम। और ये याद रखिएगा बेटा, पहले कैश फिर बैंक, पेमेंट साइड पर भी पहले कैश और फिर बैंक। अब ये यहाँ पर उसने आपको ये एग्जांपल्स दी हुई हैं और इनकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है, ये आपके होम असाइनमेंट है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 6 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, तो उस जैसे ही आप उसका सोल्यूशन बनाओगे तो बिल्कुल इस जैसा सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास, आपने जस्ट उसको मैच कर देना है उसके साथ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 3 कॉलम आ जाता है। अब ये जो 2 कॉलम तो आपके पास बिल्कुल वही है, कैश एंड बैंक के, यहां पर भी पेमेंट साइड पर भी कैश एंड बैंक। तो थर्ड कॉलम जो हमारे पास इंट्रोड्यूस होता रहता है वो डिस्काउंट्स का होता है। रिसिप्ट साइड पर जो आप लोगों ने डिस्काउंट लिखना है वो डिस्काउंट अलाउड होगा, और जो पेमेंट साइड पे आपने डिस्काउंट लिखना है वो डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट अलाउड किससे होगा? डिस्काउंट अलाउड किसको करोगे? कस्टमर्स को करोगे। किस टाइम पर करोगे? जब उनसे अमाउंट रिसीव कर रहे होगे। ऑलराइट, तो ये देखो, कस्टमर तासीर से जो अमाउंट रिसीव करोगे वो तो चली जाएगी कैश या बैंक के कॉलम में, और जितना इसको आपने इस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह जब आज के साथ आपने किया 40,000 जो रिसीव किया वो बैंक के पास गया, लेकिन जो डिस्काउंट दिया 2,000 का वो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में आ गया। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, किस टाइम पर? जब मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं, तो लाजिम बात है कुछ ना कुछ पे भी तो कर रहा हूं, तो जो अमाउंट पे कर रहा हूं वो तो बैंक या कैश के कॉलम में चली जाएंगी, लेकिन इस पेमेंट के ऊपर मुझे डिस्काउंट कितना मिला वो आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में। ये बातें क्लियर? अच्छा, ये बिल्कुल वही है, ये वाली, मतलब ये कोई आपकी एग्जांपल नंबर 8 कोई होम असाइनमेंट नहीं है, ये बेसिकली वही है जो आप पहले बना चुके हो, एग्जांपल नंबर 1 में से इसका डाटा उठाया गया है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपके पास ये पैटी कैश आ जाता है। तो पैटी कैश जरा समझने वाली चीज है। पैटी कैश क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर अपने नाश्ते का ऑर्डर कर देता हूँ, भाई नाश्ता ले आना, लेकिन क्या आप लोगों ने मुझे पैसे देते हुए देखा है? मैंने पहले से दिए हुए होते हैं कि भाई आप लोगों ने ना ये मेरे पैसे रखो, कोई चीज मुझे जरूरत होगी ना तो क्लास में आके मुझसे ना मांगना, वहां पे सिर्फ मुझे चीज ला के देना, शाम को मुझे बता देना कि सर इतने पैसों में से इतने खर्च हो गए हैं और ये आपका बकाया है। ऑलराइट, यही काम ऑफिस बॉयज के साथ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर अरशद है हमारे पास, उसको ना स्टार्ट में कोई ना कोई अमाउंट पे कर, अब क्योंकि अब अरशद भी तो गरीब बंदा है, वो अपनी पॉकेट से कैसे लेकर आए, हम उसे कहें यार बाद में दे देंगे अभी तो ले आ, नहीं होगा ऐसा, उस बेचारे के पास है ही नहीं। तो क्या होता है, वैसे एग्जाम्पल समझाने के लिए, कि स्टार्ट में ना उसको 5,000 रुपए दे देती हैं, और एट द स्टार्ट ऑफ द डे उसको 5,000 रुपए दे देती है। अब उसने लाजिम बात है हमारी चाय वगैरह इन सब के लिए चीजें लेकर आनी है, तो वो खरीदारी करता रहेगा लेकिन अपनी अथॉरिटी में रहते हुए। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज लेकर आ जाए जो उसकी अथॉरिटी ही ना हो, हम उसको दोबारा पे नहीं करेंगे उस चीज के लिए। हमने उसको बताया भाई कि यार ये वो चीजें हैं, इसके लिए चाहे तुम आके हमसे ना भी पूछो ना, मतलब चाय पीनी है तो चाय का सामान तुम ले आओ, जरूरत है खाने पीने की कोई चीजें हैं तुम ले आओ, लेकिन अगर कोई स्टेशनरी वगैरह लानी है तो वो तुम्हारा काम नहीं है, वो कोई और करेगा। तो उसको ना अपनी अथॉरिटीज का पता होता है और लिमिट्स का पता होता है कि मैंने कोई भी परचेजेस करनी है तो मैंने कितनी अमाउंट तक की परचेजेस करनी है। अगर ये इस अमाउंट से बढ़ रही है तो यार मैं एक मतलब पूछ लूं, सर वो चीज तो 1,200 रुपए की मिल रही है, ले लूं? वो पहले पूछेगा हमसे। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है कि आप लोगों ने ना डेली बेसिस पे डे टू डे रूटीन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप देखें गेस्ट वगैरह आ रहे होती हैं, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए होता है कुछ, मतलब मांगने वाले आ जाते हैं, फकीरों को देना पड़ता है, डोनेशन देनी पड़ जाती है, आपको चैरिटी करनी पड़ जाती है, तो इसके लिए सपोज या किराए वगैरह पे करने पड़ जाते हैं,
तो 20 रुपए स्पीडो का किराया लगता है, आपसे कहोगे ठहरो मैं तुम्हें चेक बना के देती हूँ, है तो 20 रुपए दोगे ना भाई, तो हर जगह में भी चेक नहीं चलता रहता। मतलब आप ऐसा नहीं है 20 रुपए का किराया देने के लिए आप उसे चेक बना कर दो, आप देखो यार 20 रुपए बता, अपना बैंक अकाउंट बता, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया यार 20 रुपए दे मुझे, वो नहीं ऐसा एक्सेप्ट करेगा आपके 20 रुपए के, तुम मुझे ऑनलाइन कर दे, 20,000 थोड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपने पास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये जो 10 20 50 100 और सिक्के वाले कोई नोट रखे हुए होते हैं ना जेब में, इसको कहा जाता है पैटी कैश। ऑलराइट, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अच्छा, बिजनेस की क्या, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस की क्या पॉलिसी होती है कि बिजनेस ना एक अमाउंट को सेट कर देता है। अच्छा, ये अब हर बिजनेस के ऊपर भी नहीं होता, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ना एक अमाउंट को सेट कर देते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस होते रहते हैं। सपोज कि मैंने जैसे कहा कि 5,000 रुपए, ये जो 5,000 रुपए है ना, ये कहलाती है इम्प्रेस्ड अमाउंट, इसे इम्प्रेस्ड सिस्टम कहा जाता है। यहां लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें, इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कि आपने अपने एक्सपेंसेस के लिए एक अमाउंट सेट कर देनी है जो कि आपने पेटी कैश में जाके रखनी है। अच्छा, ये डेली बेसिस पर भी हो सकती है, ये वीकली बेसिस पर भी हो सकती है, ये मंथली बेसिस पर भी हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको सेट किया हुआ है। अब क्या होता है, आपके सारे एक्सपेंसेस जो उसमें से होने होते हैं वो होते रहते हैं। सपोज 5,000 रुपए थे, अरशद के पास बाद में उसने अक्सर ऐसा करता है कि वो टीयर रूम में चला जाता है, वहां पर उसके पास ना इनवॉइसेस मौजूद होती हैं, वो कहीं भी जाता है ना कोई भी चीज परचेज करने के लिए, उनसे कहता है भाई मुझे बिल बना के दे दो इसका एविडेंस के लिए, उसके पास इनवॉइसेस मौजूद होती हैं। अब उसे ना खुद इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, वो टीयर रूम में जाता है, इनवॉइसेस निकालता है, टीए से कहता है यार ये जल्दी जल्दी मुझे जमा करके बताएं कितना बनता है। उसने कहा यार ये तो 3200 रुपए बनता है। वो जेब में हाथ डालता है, कहता है 1800 रुपए मेरे पास मौजूद है। कहते हैं शुक्र है, 3200 और 1800, 5,000 मेरा पूरा हो गया, है ना ऐसा। वो अपना हिसाब रखता है। यहां बताने का मकसद ये है कि जो आपकी इंप्रेस्ड अमाउंट होती है ना, जो आपने डिसाइड की हुई होती है, वो जो अमाउंट आपके पास बच गई है वो, और जो आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं उसको जैसे ही सम अप करोगे इंप्रेस्ड अमाउंट के इक्वल आ जाता है। ऑलराइट, अब जरा यहां से पढ़ के देख लो 2 मिनट में। पेटी कैश इज कैश, नोट्स एंड कॉइन्स। यहां पर नोट से मुराद 5,000 रुपए वाला नोट नहीं है, मतलब 10 20 50 रुपए वाले नोट्स और जो सिक्के वगैरह आपके पास मौजूद होते हैं। हेल्ड बाय अ बिजनेस टू पे फॉर स्मॉल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रेंट पे करना है तो सिक्के उठा के दे दो, नहीं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है, वो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि किसी को डोनेशन देनी है तो वो आप सिक्कों में दे सकते हो, मतलब खैरात दी जाती है जो। फिर कहते हैं इन सिचुएशन वेयर इट इज मोर कन्वीनियंट टू पे इन नोट्स एंड कॉइन्स देन टू पे थ्रू बैंक अकाउंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया स्पीडो का 20 रुपए का रेंट देना है और आप शो क्या मार रहे हैं लोगों के सामने, ओ भाई ये ले 20 रुपए का चेक। इवन के उसने नहीं एक्सेप्ट करना, उसने कहना भाई 20 रुपए है तो दे, वरना उत्तर जा नहीं धक्के दे के निकालूंगा, उत्तर जा। मजा काला का पुत्र लगता है, जब थे नहीं तो बैठा क्यों था। पैटी कैश माइट बी यूज, सरी ने बताया करें क्या हालात हैं। पैटी कैश माइट बी यूज्ड फॉर एग्जांपल टू पे बस फेयर्स, टैक्सी फेयर्स, टी, कॉफी फॉर ऑफिस एंड जूसेस वगैरह, इस किस्म की चीजें पे करने के लिए आप लोगों ने पैटी कैश का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, when petty cash transaction takes place, for example petty cash is spent on tea, coffee, office entity needs to record both an expense and the reduction in, तो बेटा इन एक्सपेंसेस को भी आपने रिकॉर्ड जरूर करना है। अब आपने अगर चाय के लिए कोई एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस तो है ना, टी एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अब जैसे ही उसके लिए पे किया आपके एक एसिड में डिक्रीज आया, कौन से एसिड में, पैटी कैश में, तो पैटी कैश को कम भी करोगे आप लोग। तो बाद में इम्प्रेस सिस्टम के लिए जैसे इसको आप लोग रीड करोगे अब ये समझ आ जाएगा। मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे दी है और एग्जांपल नंबर 9 10 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।